जी अस्सलाम वालेकुम। एफबीआर के नए लॉ के मुताबिक अब आपको अपने घर वालों का डाटा भी एफबीआर को प्रोवाइड करना पड़ेगा। अपनी रिटर्न फाइल करने के साथ साथ आपको अपने फैमिली मेंबर्स का डाटा भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। आपके फैमिली मेंबर्स में कौन लोग शामिल हैं, और इस कंडीशन के अलावा दो और कंडीशन भी अप्लाई की गई हैं। वो कौन सी कंडीशन है, आज की वीडियो में इस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। जैसे आप सबको पता है कि टैक्स अमेंडमेंट बिल पास हो चुका है नेशनल असेंबली से, और प्रेसिडेंट ने भी इस पे सिग्नेचर करके फाइनल अप्रूवल दे दी है। और अब ये लॉ का पार्ट बन गया। अब ये अगले महीने में जैसे जनवरी स्टार्ट होगा, इस पे एफबीआर अपनी तरफ से फॉलोअप स्टार्ट कर देगा। सिस्टम में जो पोर्टल में चेंजेस इंप्लीमेंट करवानी है वो कर देगा। इमीडिएट फैमिली मेंबर की डेफिनेशन में कौन लोग शामिल है जिनका डाटा आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। सबसे पहले, अगर आप एक इंडिविजुअल हैं और रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो फिर आपके पेरेंट्स, स्पाउस, सन बिलो द एज ऑफ 25, मतलब अगर आपका बेटा है या बेटे हैं तो उनकी 25 साल से कम उम्र अगर एज है तो वो भी आपके अंडर ही फॉल करेंगे। अगर आपके ऊपर डिपेंडेंट है, इसका मतलब ये है कि जो डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स हैं वो इसमें आ जाएंगे। अगर ये लोग खुद नॉन फाइलर हैं, अपनी रिटर्न फाइल खुद से नहीं कर रहे, तो फिर आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि आप उनका डाटा एफबीआर को प्रोवाइड करें। इसके अलावा अगर आपकी बेटी है, डॉटर है, हु इज अनमैरिड और विडोड और डाइवोर्स्ड, और अ स्पेशल चाइल्ड हु हैज लॉन्ग टर्म फिजिकल मेंटल इंटेलेक्चुअल, और मतलब वो डिसेबल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको अगर अपनी रिटर्न फाइल करनी होगी तो आपको अपने डाटा के साथ साथ अपने फैमिली मेंबर्स का डाटा भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसका जो फॉर्म है एफबीआर आईआरएस के ऊपर अपलोड करेगा, जिसके अंदर आपको सारा डाटा ये प्रोवाइड करना पड़ेगा जिन जो लोग इस लिस्ट में शामिल होंगे। लेकिन कंडीशन ये है कि ये नॉन फाइलर हो, ये अपनी रिटर्न फाइल ना कर रहे हो, और आप रिटर्न फाइल कर रहे हो, आप फाइलर हो। तो पहली कंडीशन तो ये आ गई कि आपने अपनी रिटर्न फाइलिंग के साथ साथ अपने फैमिली मेंबर्स का डाटा भी प्रोवाइड करना है। इसकी रीजन क्या है? यूजली क्या होता है कि जो गिफ्ट की ट्रांजेक्शन होती है वो एक फादर या सन की, अगर मैं एग्जांपल लूं, फादर अपनी रिटर्न में गिफ्ट दिखाता है कि मैंने अपने सन को गिफ्ट किया, और उसमें अपनी, अब यहाँ पे ये ट्रेस नहीं होते क्योंकि जब एफबीआर किसी एक इंडिविजुअल की प्रोफाइल सेलेक्ट करता है तो सिर्फ उसी एक इंडिविजुअल का ऑडिट हो रहा होता है, दूसरी प्रोफाइल का ऑडिट नहीं हो रहा होता। तो ये ट्रेल पूरी नहीं होती, जस्टिफाई नहीं कर सकते। एफबीआर ये चेक नहीं कर सकता कि वाकई ये ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हुई है या नहीं हुई। दूसरी तरफ अगर मैं ये यहाँ पे दिखूं कि ये अगर ट्रांजेक्शन एक्चुअली में नहीं हुई, सिर्फ उसको छुपाने के लिए क्योंकि गिफ्ट के ऊपर टैक्स अप्लाई नहीं होता, उसकी एसेट का पार्ट बना दिया गया, और वो रिटर्न रिटर्न फाइल नहीं करा क्योंकि यहाँ पे सोर्सेज का कोई सवाल नहीं पूछा जाता। जब भी कोई बंदा अपने एसेट परचेज करता है, कोई उससे क्वेश्चन नहीं होता कि वो बताए कि उसके रिसोर्सेज कहाँ से आए, उसके पास कितने पैसे कहाँ पे थे, फंड्स की कोई डिक्लेरेशन नहीं होती, कुछ भी नहीं पूछा जाता। अब ये कंडीशन अप्लाई करने के बाद क्या होगा कि आप जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे होंगे वहां से आपके पोर्टल के ऊपर जो आपके फैमिली मेंबर्स आ रहे होंगे, सिर्फ आप उन्हीं को वो चीज एज अ गिफ्ट बेच सकते हैं। और वहां पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि मैं इस फैमिली मेंबर को मैंने चीज बेची। वहां से एफबीआर को एक ट्रेल मिल जाएगी कि ये डाटा यहां से रिपोर्ट हुआ, ये बंदा इसकी प्रोफाइल में शामिल है, और आगे जाके वो एसेट भी आपके ही एसेट में शामिल होगा क्योंकि वो नॉन फाइलर होंगे और उनका डाटा आपके पास आ रहा होगा। तो जो गिफ्ट आपने अपने बेटे को या फैमिली मेंबर में किसी को भी आपने दिया, तो वो एसेट भी आपकी ही वेल्थ स्टेटमेंट में रिपोर्ट होगा क्योंकि वो अब आपके अंडर ही फॉल कर रहे हैं, एक सिंगल अम्ब्रेला के अंदर फॉल करेंगे, जो आपके ही वेल्थ स्टेटमेंट में उसको रिपोर्ट किया जाएगा। अब ये पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन और तीसरी कंडीशन कौन सी है वो हम देख लेते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करेंगे, या आपने प्रॉपर्टी परचेज करनी है, आपने कार परचेज करनी है, या कोई भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आपको सिर्फ फाइलर होना कंपलसरी नहीं होगा, उसके साथ साथ आपको एक स्टेटमेंट फाइल करनी पड़ेगी। उस स्टेटमेंट के अंदर आपको बताना पड़ेगा कि आपके जो रिसोर्सेज हैं उसका क्या मूवमेंट है, मतलब आपका जो इन हुआ वो कहाँ से हुआ, और जो आप आउट कर रहे हैं पूरे साल में आपने या पीरियड में किया वो कहाँ कहाँ किया, बैलेंस आपके पास कितना पड़ा हुआ है। ये ऊपर आपकी कंडीशन फाइल हो जाएगी क्योंकि एफबीआर ने सफिशिएंट रिसोर्स की जो टर्म निकाली है उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपके पास पिछले साल, जैसे अगर मैं बात करूं जून 2024 की आपने रिटर्न फाइल की और अभी चल रहा है दिसंबर 2024, अगर आप अभी कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हैं तो देखा यह जाएगा कि आपके जितने भी एसेट जून पे आपने डिक्लेयर किए, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि यहाँ पे आपने 2 मिलियन के एसेट डिक्लेयर किए, इसको मल्टीप्लाई करेगा 130% से, जितना आपका नंबर निकलेगा उतनी अमाउंट की आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इससे ज्यादा अमाउंट की ट्रांजैक्शन आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। अब अभी तक एफबीआर ने ये जो 2 मिलियन है इसको नाम दिया है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एसेट्स, लेकिन अभी तक एफबीआर ने इसकी डेफिनेशन एक्सप्लेन नहीं की। अभी इस पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कौन से एसेट शामिल है, क्या टोटल एसेट शामिल है या सिर्फ कैश और बैंक के एसेट शामिल है, अभी कुछ क्लियर नहीं है। इसके ऊपर डॉक्यूमेंट इंशाल्लाह जैसे जनरेट होगा मैं आपको उसके ऊपर अपडेट कर दूंगा। तो ये दूसरी कंडीशन क्या आ गई कि आपको अपने सफिशिएंट रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए अपनी रिसोर्सेज की स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी है कि आपने इसमें आपने कितनी न्यू ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट की जिससे आपकी इनकम जनरेट हुई है, कितना आपका इन हुआ, कितना आपका आउट हुआ, बैलेंस कितना पड़ा हुआ, और आप उस बैलेंस को किस तरह जस्टिफाई कर रहे हैं। तीसरी कंडीशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अब आप अगर प्रॉपर्टी परचेज करने जाते हैं तो उसकी वैल्यू अगर 50 लाख से मतलब 5 मिलियन से ज्यादा है और आप उसकी करते हैं कैश पेमेंट,
तो फिर यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी जो कि है 5% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू। अब फेयर मार्केट वैल्यू का मतलब क्या है? एफबीआर ने रिसेंटली नवंबर में रेट्स रिवाइज किए थे अपनी सारी प्रॉपर्टीज के, जिसमें जितनी प्रॉपर्टीज के रेट्स थे वो तकरीबन 80% तक इंक्रीज कर दिए गए थे। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ये फेयर मार्केट वैल्यू बढ़ी, आपको जो 5% का फैक्टर है वो भी बढ़ जाएगा और आपकी प्रॉपर्टी के अंदर एक्स्ट्रा एक कॉस्ट ऐड होगी। ये उन लोगों के ऊपर अप्लाई होगा जो कि ऑब्वियसली प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन करने जा रहे हैं। एक जो नॉन फाइलर है वो या इन एलिजिबल पर्सन है, वो तो कोई ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। तो ये जो कंडीशन थर्ड है, ये भी उसी पे अप्लाई हो रही है जो अपनी रिटर्न फाइल कर रहा है। एफबीआर ने न्यू लॉ के अंदर सिर्फ नॉन फाइलर को टारगेट नहीं किया, बल्कि फाइलर को भी इसी तरह ही साथ टारगेट किया है और उसके ऊपर कंडीशंस अप्लाई कर दी हैं। नॉन फाइलर के लिए अब बिल्कुल एक तरह से इम्पॉसिबल हो गया है कि वो कोई भी ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट कर सके। वो सिर्फ बैंक अकाउंट भी एक कैटेगरी का चला सकता है, फाइलर ट्रांजेक्शन कर सकता है अगर वो कुछ कंडीशंस मीट करे। जैसे पहली कंडीशन बता दी फैमिली मेंबर का डाटा है, दूसरी कंडीशन बता दी आपने स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी है रिसोर्सेज की, तीसरी कंडीशन है कि अगर आप यहाँ पे 5 मिलियन से ज्यादा का एसेट परचेज कर रहे हैं, प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, तो फिर आपको 5% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको रिटर्न फाइलिंग के साथ साथ ये तीन कंडीशन भी मीट करनी है जो ट्रांजेक्शन के टाइम पे आप एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। अदरवाइज आप एलिजिबल पर्सन की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेंगे। तो रिटर्न फाइल करने के बावजूद आप इन एलिजिबल पर्सन डेफिनेशन फॉल कर जाएंगे, जिसके ऊपर ये सारी रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई होती हैं, जिसके प्रीवियस लेक्चर में भी हम मल्टीपल डिस्कशन कर चुके हैं। आप वो वीडियो जाके मेरे चैनल के ऊपर देख सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगी। अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।